वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट 2 जो कि एडुटेरिया द्वारा दिया गया है, इसका आज दूसरा जो है हम वीडियो करेंगे। पहला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है और प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। यदि आप देखना चाहते हैं इसे आराम से वहाँ से जाते देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास के द्वारा इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए पहला कथन हम पढ़ते हैं। पहला कथन है हमारा, भारतीय इतिहास तो आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल में बंटवारा बांट कर देते हैं। तो ये सही है। इतिहास तो इन खंडों तो बांटने की यह समझ पश्चिम से आई। तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एवं 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक समाज की विशेषता में क्या सम्मिलित है? तो देखिए, आधुनिक समाज की विशेषता में आप तो स्वतंत्रता सम्मिलित है, उसके बाद समानता सम्मिलित है और लोकतंत्र सम्मिलित है, जबकि समानता व्यवस्था सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था? तो ये सौंपा था रेनेल को, यानी कि जेम्स रेनेल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महामंदी के संदर्भ में, तो अमेरिका शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिचौली के कारण आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। तो ये सही है। अमेरिका महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। देखिए, एक बार जब क्वेश्चन पूछा था तो यहाँ जर्मन नहीं देते, यहाँ फ्रांस दे दिया था। तो उस समय आप याद रखिए जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ी, इसलिए ये क्वेश्चन तो दिया गया है, यानी कि हमारा दोनों क्वेश्चन सही हो जाएगा। जिस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर दूँ उसे आप ध्यान रखिएगा। 1916 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? तो कम वेतन बिल्कुल था, शराब भोजन भी था, यानी कि ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहादुर शाह जफर के बेटे तो किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो किसने गिरफ्तार किया? तो ये कैप्टन हडसन, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई 7 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं, वाणिज्य कंपनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी वाणिज्य कंपनी का मतलब होता है कॉमर्शियल कंपनी। कॉमर्शियल कंपनी का क्या मतलब उद्देश्य होता है, उसी के बारे में ये दिया गया है। तो वाणिज्य कंपनी का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था, बिल्कुल सही जवाब है। वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता। ठीक है, 1 एंड 2। तथा है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? देखिए, उन्होंने एक फरमान जारी किया था, मतलब एक तरह से सिराजुद्दौला ने एक प्रकार का दस्तावेज दिया था, उस दस्तावेज का ये गलत इस्तेमाल करते थे। उस दस्तावेज को ही फरमान कहा जाता था, यानी कि फरमान मतलब एक प्रकार का दस्तावेज उसको दिया हुआ था कि आप व्यापार करिए, आप तो टैक्स नहीं लगेगा। तथा सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिराजुद्दौला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1756 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। गलत है, मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद नहीं बना था, बल्कि अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बना था। तो यहाँ पर अली वर्दी होता तो आंसर हमारा ये भी सही होता, अली वर्दी खां लिख देते हैं, अली वर्दी था। लेकिन ये जो है स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट चलते हैं। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था, बिल्कुल विवाद था। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, बिल्कुल हुआ।
23 जून 1757, तो याद रखिएगा 23 जून 1757 तो प्लासी का युद्ध हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख क्या कारण थे? देखिए, तो सिराजुद्दौला चाहता है, मतलब सिराजुद्दौला क्या चाहता है, मतलब इतिहास में लिखा हुआ है कि सिराजुद्दौला तो उसके ही सेनापति मीर जाफर ने उसके साथ धोखेबाजी कर दिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्लासी के युद्ध के बाद की जो स्थिति हुई उस पर विचार करने के लिए आप तो बोला जा रहा है। ठीक है, कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार को फैलाना था। ठीक है, उससे तो ये बात सही है, लेकिन हम तो यहाँ पूछा असत्य कथन, तो ये सही है। सिराजुद्दौला तो मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। नहीं, मीर कासिम नहीं बना था, मीर जाफर बना था, जो उसका सेनापति था मीर जाफर। अर्थात ऑप्शन नंबर जो है 2 गलत है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए, अब ये कितना नंबर चल लिए थे? 11 नंबर, 12 नंबर से चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1764 की बस्तर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर टाइप करें, क्योंकि ये तो बहुत चर्चित क्वेश्चन है। बस्तर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बस्तर के में जो युद्ध हुआ था 1764, उस पर आप तो विचार करना। आइए, तथा बस्तर की लड़ाई केवल अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ? गलत जवाब है, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में नहीं हुआ था, त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, अवध के नवाब थे। ठीक है, उसके बाद आप तो अंग्रेज थे, मीर कासिम था, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय, थॉट में लीजिए थे आलम। ठीक है, तो ये सभी बस्तर की लड़ाई में थे, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। बस्तर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी तो बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिया? तो नहीं, दीवानी अधिकार दिया था, फौजदारी अधिकार नहीं। ठीक है, तो यानी कि आपका ना एक सही है न 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, कथन वाला है, तो देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करते देख लेते हैं। तथा सहायता संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहायता संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कहता है यहाँ सही कथन क्या है, इस चीज तो बताना है अब तो। ठीक है, सहायता संधि अपनाने वाली रियासतों तो अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। बिल्कुल सही जवाब है आपका। सहायता संधि अपनाने वाली रियासतों तो कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। बिल्कुल सही है। सुरक्षा से निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उससे रियासत का ही इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, सबका सब सही है। आगे बढ़ते हैं। तथा हैदर अली की मृत्यु 30 आंग्ल मैसूरी युद्ध के समय हो गई थी। देखिए, हैदर अली की मृत्यु जो हुआ था 1782 ईस्वी में हुआ था, और उस समय दूसरा आंग्ल मैसूरी युद्ध चल रहा था। 1761 से 82 तक के बीच में दूसरा आंग्ल मैसूरी युद्ध। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध के समय उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु तब हुई थी, मृत्यु हुई थी 1782 में। ठीक है, यहाँ तक आप याद रखिएगा। तो ये 2 चीज़ और बता दे, एक चीज़ और बता देते हैं। यहाँ पर चतुर्थ में हो गया था टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान इसका बेटा था सुल्तान 1799 में है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में कौन से कदम उठाया? अंग्रेज के खिलाफ कौन सा कदम टीपू सुल्तान ने उठाया था? तो पहला स्टेटमेंट आपका ये है, 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के अंतर्गत पड़ने वाली बंदरगाहों से चंदन की लकड़ियाँ
काली मिर्च और इलायची की निर्यात रोक दिया। बिल्कुल रोक दिया था, ये बात सही है, लेकिन 1785 में, 1786 में नहीं। अगर 85 रहता तो स्टेटमेंट सही हो जाता, ये 86 है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता था है। उसने फ्रांसीसी व्यापारी के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए, बिल्कुल सही है ये। फ्रांसीसी की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, बिल्कुल सही है। यानी कि आपका 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 और 3 कौन है? तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में 2 और 3 आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 था, 17 की तरफ बढ़ते हैं। 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तथा है श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया, तो बिल्कुल सही जवाब है। वोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई, बिल्कुल सही है। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई, ये भी आपका सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में, सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा आरंभ किया गया। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स और वारेन हेस्टिंग्स दोनों अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट में, रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से था, बिल्कुल सही था। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी, नहीं पहली महिला ने शासिका नहीं थी, इससे पहले तय कर चुकी है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया, 1829 में ही जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी, ये सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 और 3 कौन में है? तो बी नंबर में 1 और 3 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंपनी ने सिंध पर 30 वर्ष कब्जा दिया, कंपनी ने सिंध पर 30 वर्ष कब्जा किया। तो ये जो कब्जा किया था 1843 ईस्वी में किया था। इस समय जो है गवर्नर जनरल था, याद रखिए कौन था? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो। और एक अंग्रेज अधिकारी था चार्ल्स नेपियर, ये दोनों मिलकर, चार्ल्स नेपियर, ये दोनों मिलकर जो है इस पर कब्जा दिया था। चलिए नेक्स्ट में, सहायक संधि है और उसकी मिलान है, ठीक है। तो आप तो सतारा तो अपने में तब मिला लिया तो 1848 में, सतारा तो अपने में 1848, सबलपुर तो 1850 में मिला लिया, ठीक है। उदयपुर तो 1852 में और नागपुर तो 1853 में। अर्थात ऑप्शन दिए थे तो डी नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट में, ये भी टूट वाला प्रश्न है, देखें। चाहता है अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अवध तो जो हड़प लिया था उसके बारे में ये स्टेटमेंट दिया गया। अंग्रेजों ने अवध की जनता तो कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया, ये बात बिल्कुल सही है। कुशासन का तर्क दिया गया था। अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी, ये भी सही है। जनता अवध के नवाब से परेशान थी, तो नहीं, अवध के नवाब से जनता परेशान नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों से परेशान थी। ये बात देते ये गलत हो गया स्टेटमेंट। अर्थात 1 और 2 हमारा सही आंसर हो जाता, 22 का आंसर बी हो जाता हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम क्योंकि लंबा स्टेटमेंट है। आइए, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। न्याय व्यवस्था की विशेषता पूछ रही, हर जिले में 2 अदालत बनाई जाएगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, ये बात बिल्कुल सही है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसे यूरोपीय पद्धति द्वारा दीवानी कार्य किए जाते थे। यूरोपीय पद्धति ने द्वारा नहीं बल्कि भारतीय पद्धति द्वारा, भारतीय पद्धति द्वारा। ये कहते स्टेटमेंट तो गलत कर दिया, अर्थात ये हमारा गलत हो गया। फौजदारी अदालतें तभी भी कादी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, ये सही है। यानी कि 1 और 3 हमारा सही है, 2 गलत है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं, वारेन हेस्टिंग्स
किसने इंग्लैंड में महाअभियोग चलाया था? वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाअभियोग चलाया था? तो एडमंड बर्थ। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। 1785 ईस्वी में जब इंग्लैंड लौट के गए वारेन हेस्टिंग्स, तो इस पर 7 साल तक जो है महाअभियोग चलाया गया। 7 साल तक ब्रिटिश संसद में, भारतीय संसद में नहीं, ब्रिटिश संसद में। जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये दुनिया जानती है, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए, कहता है कि अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, और यहाँ कहा है कि असत्य तथ्य कौन सा है, नीचे देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी तो मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। तो यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। ये भी बात सही है। किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। ये भी सही है, यानी कि तीनों सही हो गया। तो पूछ रहा है असत्य कौन है, तो कोई असत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन, महलबारी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो महलबारी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लेकिन बहुत आदमी मारे होंगे मैकेंजी। तो मैकेंजी एक अंग्रेज अधिकारी था, ये जो है अंग्रेज अधिकारी था, और हमसे पूछ रहा है क्या? अंग्रेज अधिकारी, जिसके सहयोग से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ऐसा काम किया था। 1822 में लागू किया गया था। ठीक है, आइए अब महलबारी प्रथा के बारे में पूछ रहा है। महलबारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, और विचार करें यहाँ पर सत्य तथ्य कौन सा है, ये पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो सत्य की पहचान करके आपको बताना है। अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया, तो ये गलत जवाब। महलबारी व्यवस्था रीड ने नहीं बल्कि मैकेंजी ने, हर्ट मैकेंजी ने लागू किया। ठीक है, इस कारण से ये जो है हमारा गलत हो जाता है। आइए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यह व्यवस्था महल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है हमारा। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, जिसको चुकता करने की जिम्मेवारी सामूहिक रूप से महल की होती थी। बिल्कुल जो है ये सही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गलती कर दिया है। रकम निश्चित कर दी जाती थी, रकम निश्चित नहीं दिया जाता था, समय समय पर परिवर्तन होता था। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर ये गलत हो गया। तो ऑप्शन टेबल और टेबल 2 हमारा स्टेटमेंट सही है, यानी कि ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रैयत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। रैयत व्यवस्था, सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था, तो बिल्कुल सही। रैयत तो भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करते सीधे रैयतों से किया गया था, ये भी सही है स्टेटमेंट, अर्थात 1 और 2 दोनों ऑप्शन नंबर सी है। बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो नील विद्रोह 1859 में हुआ था। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। नील की खेती जो परेशान होते रहे उसने किया था। निम्नलिखित में कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? तो देखिए इसका आंसर जो हो जाए बैजा हो जाए, लेकिन देखिए थोड़ा सा बता देते हैं। लावड़िया जनजाति थी, आंध्र प्रदेश की जनजाति थी, और ये जो है मतलब क्या पालते थे ये, मतलब गाय और भैंस पालते थे लावड़िया। उसके बाद ये जनजाति पंजाब के क्षेत्रों में भी पाया जाता था, पीवी पंजाब। उसके बाद टुल्लू घाटी में दद्दी जनजाति पाई जाती थी, और ये जो है दरेरिया थी, दरेरिया का पालन करता था। ठीक है,
वन्य दूधर कश्मीर में पाई जाती थी, ये बकरवाल थे, बकरी पालन करते थे, ठीक है, या फिर गाय पालन करते थे, ज़्यादातर ये गाय लिख दीजिए, गाय का पालन करते थे। तो यानी कि ये जो थे बैदा जनजाति जो थे, ये आप तो मेनली रूप से शिकार पर निर्भर रखते थे। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। हाई औपनिवेशिक शासन से आदिवासी के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। क्या क्या असर पड़े उसके बारे में हम देखते हैं। आदिवासी मुखियाओं से उनका मलिकाना हक और शास्त्रीय शक्ति छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारी द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। देखिए मलिकाना हक तो छीन लिया गया, लेकिन शास्त्रीय शक्ति नहीं छीनी रही थी, ये गलत। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ठीक है। धुमंतु तास्तारों तो एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा, ये बात सही है। यानी कि 1 और नहीं, केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आदिवासी विद्रोह तथा उससे घटित होने वाली व्यवस्था मिलान करें। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था, ठीक है। तो संथाल विद्रोह कहाँ नहीं बल्कि तब हुआ था 1855 में हुआ था। तोल विद्रोह 1831 में हुआ था। बरले विद्रोह 1940 में हुआ था। और बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। इस अनुसार से हमारा आंसर कौन हो जाए, 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी और 4 का सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। मुंडा विद्रोह से संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। मुंडा विद्रोह से संबंध में विचार करना है और तथा सत्य कथन क्या है। मुंडा विद्रोह समाज में सुधार के पक्षधर थे, बिल्कुल सही है। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरापान से युवाओं को दूर रखने की सलाह दिए, बिल्कुल सही है। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है तो लेट होना ही है। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? तो ये किया था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में कौन से कदम उठाए गए? ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए चलिए देखते हैं। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी गई, बिल्कुल ये स्टेटमेंट अब तक सही है। तथा 1850 में एक नया फरमान लागू किया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरुषों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा, ये भी सही है। अर्थात हमारा जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, 1 और 2। तथा है मंगल पांडे को 30 दिन फांसी दी गई थी। तो 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 तो ऑप्शन नंबर 1। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। 34वीं याद रखिएगा, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के बादी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करें। देखिए कहाँ थे, कौन नेता थे, इसके बारे में पूछ रहा है। तो नाना साहब सब जानता है, कानपुर से हैं, ठीक है। बिदरिस ताजिर बेगम हजरत महल का बेटा था, लखनऊ से हैं। रानी अवंतीबाई लोढ़ा राजगढ़ से हैं और रानी लक्ष्मीबाई ये तो आप जानते ही हैं, झांसी के हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाता है। आइए थोड़ा सा इसको भी छोटा कर लेते हैं, तभी तो सही आप आएगा। तथा विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें और तथा सत्य तथ्य क्या है, यहाँ सत्य तथ्य आपसे पूछा जा रहा है। तो बहादुर शाह जफर
तो उसकी पत्नी के साथ निर्वासित रंदून के एक जेल में भेज दिए जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। ये कथन सही है कि नहीं, इस बात को जानना। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी, 1861 में नहीं, 1862 में मृत्यु हो गई थी। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति तो प्राप्त हुई, बिल्कुल सही जवाब है आपका ये। ठीक है, तात्या टोपे भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते थे, ये भी सही है। यानी कि आपका जो है आंसर सही हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव देते हैं। क्या क्या किए हैं? तथा है पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। डलहौजी के व्यक्तित्व के सिद्धांत तो त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों तो दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये 2, 3 वाला, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तथा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना विलियम जोन्स ने 1783 ईस्वी में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। देखिए, हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस है इसकी स्थापना 1791 में हुई थी, लेकिन वहीं 1781 में मदरसा की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1781 में मदरसा लिख देते हैं। 45 मिनट के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? तो 1835 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। 1854 के वुड डिस्पैच से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन कौन सा है? देखिए, यही मतलब एक बड़ा क्वेश्चन होता है, बीपीएससी का प्रश्न होता है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। आइए देखते हैं। तथा वुड डिस्पैच की नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया था, बिल्कुल सही बात है, तर्क दिया गया था। वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके, ये भी सही है। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है। 30 ऑप्शन में है, तो आप बताइएगा ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट में चलते हैं। तथा महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, बिल्कुल महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीय तो अपाहिज बना देगी और उन्हें अपनी सामाजिक परिवेश से काट देगी, ये भी स्टेटमेंट सही है। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है, बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट अब तक सही है, ये 2 और 3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 46 नंबर क्वेश्चन पर। आइए, कहता है टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, टैगोर अंग्रेजी शिक्षा से खुश नहीं थे, ये बिल्कुल सही है। टैगोर अंग्रेजी शिक्षा से खुश नहीं थे। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो ये भी सही है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे, ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
सती शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी महिला, ऑप्शन नंबर सी। आइए, तथा राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन, यहाँ देख लीजिए, फिर सत्य कथन की बात कर रहा है। आइए, उन्होंने कोलकाता में ब्राह्मणों सभा की स्थापना किया था, ये बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय पश्चिमी चित्ता से प्रतार के पक्ष में थे, ये बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मानती नहीं, विधवा महिलाओं के पक्ष में, विधवा विवाह के पक्ष में नहीं थे। ये किसके पक्ष में थे? सती प्रथा के पक्ष में थे, सती प्रथा के पक्ष में थे। तो इस कारण से ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर टेबल 2 रहेगा। ठीक है, आइए, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ किया? ठीक है, तो इसने किया था राजा राम मोहन राय ने। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासन काल में पारित किया गया? तो ये लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में पारित किया गया। ठीक है, 1856 में बना था कानून, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, सॉरी ईश्वर चंद्र विद्यासागर से सहयोग थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से सहयोग थे। आपने पढ़ा होगा बचपन में किताबों में। आइए, तथा लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान करें। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोलकाता में स्कूल खोले थे लड़कियों के लिए। ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र में खोले थे। आर्य समाज की स्थापना पंजाब में की गई थी और भोपाल की बेदम अलीगढ़ में। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाता है? एक का डी, एक का बी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का डी। ये ऑप्शन आप तो डी नंबर में चला जाए। आइए, 52 नंबर, तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? सत्य कथन ढूंढना है। ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित किया था, तो बिल्कुल किया था। उसके बाद है पंडिता रामाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। सभी महिला पर नहीं, उच्च कोटि के महिलाओं पर लिखी थी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट में, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1929 में पारित किया गया। इस समय लड़का जो था इसका विवाह का उम्र 18 साल और लड़की का विवाह का उम्र 16 साल किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1840 में किया गया। किसने किया? तो रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मंडली का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, जाति सुधारक आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जाति सुधारक आंदोलन, चलिए, पहला है सतनामी आंदोलन की शुरुआत झांसी राम ने पश्चिम भारत में की। पश्चिम भारत में नहीं बल्कि मध्य भारत में की थी, मिडिल इंडिया में की थी। इस कारण से ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर ने मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया था, बिल्कुल ये सही है। तो आपका जो है टेबल और टेबल ऑप्शन नंबर 20 सही है। ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यानु, मानवता एक ही जाति एक धर्म एक ईश्वर, यह कथन किसका है? तो श्री नारायण गुरु का है, ऑप्शन नंबर ए। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष किया था? ठीक है, तो ये 1873 में गुलामगिरी की रचना किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना तब की गई? तो 1867 में मुंबई में किया गया था। ठीक है, प्रार्थना समाज। आप लोग कमेंट करके बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था?
ठीक है। भारत में आज 21 वर्ष पारित हुआ तो 1878 में। इस समय लॉर्ड लिटन था शायद गवर्नर जनरल। आप हम सही बोल रहे होंगे तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आइए नेक्स्ट में, इल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इल्बर्ट बिल तो 1833 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, तो ये बिल्कुल सही है। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर, तो भारतीय अखबारों पर नहीं बल्कि इल्बर्ट बिल मुकदमा से संबंधित था। अंग्रेज़ों पर भारतीय न्यायाधीश मुकदमा कर सकते थे, मतलब लड़ सकते थे, उससे संबंधित था। तो 2 नंबर कथन गलत हो गया, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा केवल ए। थोड़ा सा वलर हो गया है, आंसर नहीं लिया, आज सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा छोटा भी करना पड़ेगा हम तो इसको, तब जाते सही क्वेश्चन फिट बैठे। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन आपका क्या है? 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। सही जवाब है। उसके बाद संगठन के पारंपरिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए ओ हुम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पीछे 2 क्वेश्चन शायद छूट गया है और ये था 65 नंबर, जिसका आंसर आपका सी हो जाता, और ये जो है 67 नंबर, जिसका आंसर आप तो डी हो जाता। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना था। ऑप्शन नंबर बी। 1929 में पारित पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूर्ण प्रस्ताव, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया, नहीं जवाहरलाल नेहरू। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 तो पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी तो नवंबर में नहीं जनवरी तो मनाया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट में भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए भगत सिंह के संदर्भ में विचार कर लेते हैं। भगत सिंह वर्ष 1924 तो दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। ये गलत है, 1924 में नहीं बल्कि 1928 में होता है ये। ठीक है, इस कारण से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। 17 दिसंबर 1928 तो अपने साथियों के साथ सॉन्स नामक पुलिस अधिकारी की हत्या की, तो ये जो है सही है। ठीक है। उसके बाद 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका, ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही हैं। आइए राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया, ये बिल्कुल सही है। 1937 में विधायिकाओं के चुनाव में कांग्रेस तो 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, तो 1940 में। सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या था कथन, इसकी तो देखते हैं। वे समाजवादी विचार वाले नेता थे, बिल्कुल सही है, वे समाजवादी विचार वाले नेता थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है।
भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, देखिए मुस्लिम लीग द्वारा तब प्रारंभ किया गया, तो ये 16 अगस्त 1946। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। मॉन्टेग्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तथा है इसने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक की रचना किया, ये भी सही है। इस पुस्तक में सत्ता से शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई। हाँ, तो अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट में फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए यहाँ कथन सत्य की बात आप तो कर रहा है। तो 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया, ये बिल्कुल सही है। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, ये भी सही है। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिक वोट देने का अधिकार था, नहीं। 25 वर्ष से सभी आदमी तो वोट देने का अधिकार नहीं था, जो टैक्स पे करता था, टैक्स देता था, उसी तो वोट देने का अधिकार था। अर्थात ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी सही आंसर हमारा 1 और 2 हो जाएगा। 77 नंबर, फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रांस की राष्ट्रगान नाम मार्शले हैं, बिल्कुल सही है। यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर तूत करते हुए गाया था, ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पर विचार करना है, ठीक है। देख लेते हैं क्या विचार करना है, सही या गलत का विचार करना है। आप तो सही कथन का विचार करना है यहाँ। आइए देखते हैं। समाजवाद निजी संपत्ति के विरोधी थे, ये भी सही है। तो ऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है, ये सही है आपका। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाजवाद पूंजीवादी समाजवाद है, ये सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खूनी रविवार, यह घटना 1917 में घटी जब मजदूर का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। जार से महल के सामने नहीं, वहां पर एक कौच था, विंटर पैलेस के सामने ये घटना घटी थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 80 नंबर, जर्मनी तो आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिका सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी? तो ये डब्स योजना चलाई थी। नेक्स्ट, ये क्या है, ये भी मूल्यांकन करने वाला नहीं। आइए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए गए। मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ये करंट अफेयर है, यहाँ से हम थोड़ा सा शॉर्ट में भागेंगे, तो हम पहले आंसर बता देते हैं। ए नंबर, इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्य तो बढ़ा देना था, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। है निम्नलिखित में से कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है? तो ये बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित करना और साझा करना, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट में तथा है हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए, यह पूरी तरह से एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और उसे निष्क्रिय करना शामिल है। तो ये बात शामिल नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से नहीं है। आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना है। हाँ, ये बात सही है।
यह लंबी दूरी का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए रडार सिस्टम का प्रयोग करता है। ये भी गलत, ये भी आपका गलत है। देखिए इसमें तो डाउट हम तो नज़र आ रहा है, हो थोड़ा सा आप रुक जाइए। लगता है ये सही है, ऑप्शन नंबर ये सही है। ये जो है पारंपरिक विमानों के लिए नहीं है, ये गलत है और ये सही है। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, तो ये ऑप्शन में नहीं है, 1 और 3 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा था, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 102 हिट एंड रन के मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्मानों का प्रावधान जो है करती है, तो ये बात सही है, करती है। 2000 धारा 106(2) एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है, जमानती प्रावधान के रूप में नहीं है बल्कि गैर जमानती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये केवल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब तो निम्नलिखित में तो 30 अनाज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक रहा है, तो चावल का ऑप्शन नंबर सी। आइए, तथा विस्तृत भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये सही स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे यहाँ से। यह तकनीक नवाचार, पर्यावरण स्थिरता और सामाजिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है, तो नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। विस्तृत भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, ये भी आपको शायद ये लगता है, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। चलिए इतना ही में पढ़ते हैं। भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कितने कथन सही हैं, इसके बारे में बात बोल रहा है। भारत में शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदायों से में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या है। अल्पसंख्यक समुदाय नहीं, अल्पसंख्यक संस्थाओं में होना चाहिए, ये इसलिए ये गलत है आपका। भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा देने का प्राथमिक उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सभी समुदाय को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। सभी समुदाय का नहीं, अल्पसंख्यक समुदायों का, तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। यदि किसी कॉलेज को अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा दिया जाता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस स्थिति को निर्धारित करने और संरक्षित करने के लिए जिम्मेवार है, नहीं यूजीसी इसका जो है नहीं करेगा, विश्व जो है अल्पसंख्यक आयोग ही इसका करेगा, तो अर्थात ये आपका गलत हो गया, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसी द्वारा संदर्भित कानूनों प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेवार है, तो ये आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। विमान में उड़ान ड्यूटी समय सीमा का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा है, तो इससे तो आपको मतलब इससे ही पता जाता है। चालक दल के सदस्य तो ड्यूटी पर रहने में तुल्य समय तो सीमित करने के लिए इसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्य अभ्यारण्य स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया, तो शेख हसीना अवामी लीग की अध्यक्ष थी। भारत से पहले डार्क स्थायी पार्क का किताब किस टाइगर रिजर्व ने तो मिला, तो पेच टाइगर रिजर्व तो मिला था। चलिए, दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह लचीला स्पेक्ट्रम आवंटन विधि का परिचय देता है, बिल्कुल सही है। जो
संचार प्रौद्योगिकी की प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। अधिनियम बाजार की सघनता तो कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण की तो बढ़ावा देता है। तो ये भी आपका सही है। तो यानी एक और कथन है, अधिनियम सार्वजनिक आपात स्थिति के दौरान सरकार को महत्वपूर्ण सत्या देने से रोकता है, जिससे नागरिक की गोपनीयता सुरक्षित रहती है। तो ये आपका गलत है, यानी कि आपका जो सही होगा आपका 1 और 2। सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। ठीक है, कथन क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। सही है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहरों के मूल्यांकन के लिए अवशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन तो पोषक क्षेत्रों में से एक है। तो नहीं, ये ऐसा नहीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक भागीदारी के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ आयोजित किया गया है। तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन के कथन सही है? तो देखिए, गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। सही जवाब है। यह डेनमार्क और भारत के बीच एक गठबंधन है। ये भी सही है आपका। हरित ईंधन प्रौद्योगिकी पर संयुक्त अनुसंधान विकास परियोजना को सुविधाजनक बनाना GFEI में शामिल सहयोग के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। ये सही है, तीनों सही है आपका। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। आदर्श विकास तापमान 18 से 30 डिग्री की सीमा के भीतर आता है। इसे तटस्थ पीएच वाली अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। यह हल्की ठंड तो सहन कर सकता है, लेकिन अत्यधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील होता है। देखिए, ये सब किसके लिए कहा गया है? तो ये दाल की खेती के लिए कहा गया है। ठीक है, दाल की खेती के लिए वो सब जरूरी है। 97 था। तथा निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। सही कथन यहाँ पूछ रहा है, सही कथन कौन सा है? यही बात है। तो देखिए, केवल एक सही कथन है। ISTEM भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधा मानचित्र अनुसंधान और विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। ये सही है। ठीक है, तो आप तत्काल में लेते चलिए, ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए, बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? ठीक है, तो ये ONGC के द्वारा संचालित किया जा रहा है। PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ये नासिक में किया था। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाए? तो विशाखापट्टनम में। इस तरह का आपके टोटल 100 क्वेश्चन का 2 सोल्यूशन पूरा हुआ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।